हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो पहले पढ़ेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब ये एक ऐसी सीरीज ऑफ मेटल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे मैंने लिखा है। ये एक ऐसी सीरीज ऑफ मेटल है जो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज की है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसको पढ़ना क्यों है? क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अनदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसमें मैंने बोला था कि हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी नेल्स की। तो जब आयोन नेल कॉपर सल्फेट में डिप किया था हमने उस एक्टिविटी में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में, तब क्या हुआ था? आयोन ने जाके कॉपर को रिप्लेस किया था और हमें मिला था FeSO4 प्लस सी। ये रिएक्शन हुई थी पहले वाले टेस्ट ट्यूब में। और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में जब कॉपर वायर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया तो तब यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई। तो तब हमने यहाँ पे नो रिएक्शन करके लिखा था। ऐसे क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव बोल सकते हो या फिर मोर एक्टिव बोल सकते हो। और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? आयरन मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए ये रिएक्शन हुई थी पहले टेस्ट ट्यूब में। दूसरे टेस्ट ट्यूब में कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, तो ये जाके डिस्प्लेस तो नहीं कर सकता, इसीलिए रिएक्शन हुई ही नहीं। तो ये हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चल गया कि आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है? तो ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। इसीलिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज सीखना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज जहां पे हमने सारे मेटल्स को अरेंज किया है, बट कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो ऊपर के जो भी मेटल्स है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपको बोला था कि पोटेशियम, सोडियम ऑक्सीजन से भी इमीडिएटली रिएक्ट होते हैं, वाटर से भी रिएक्ट होते हैं, इसीलिए हम उनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। तो वही तो मेन रीजन है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। और नीचे के अगर आप देखोगे सिल्वर, गोल्ड, ये सभी लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब लेस रिएक्टिव। ये उतना रिएक्ट होते ही नहीं, ना ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं ना वाटर से रिएक्ट होते हैं, इसीलिए तो सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स करते हैं। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे अगर देखोगे, ऊपर के मोस्ट रिएक्टिव, नीचे की लीस्ट रिएक्टिव, मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, आप ये एरो देख सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम होते जा रही है, कम, डिक्रीज होते जा रही है। और जो मिडल में जो मेटल है उसको बोलते हैं मिडल रिएक्टिविटी, मिडल रिएक्टिव। तो ऊपर हमने क्या लिखा? मोस्ट रिएक्टिव, नीचे लीस्ट रिएक्टिव और बीच में मिडल रिएक्टिव, मतलब ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, बीच में है वो, इसलिए उनको मिडल रिएक्टिव बोलते हैं। तो इस सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस सीरीज से हम कौन से भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई भी मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कंबाइन किया तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा। तो इसीलिए तो सेकेंड रिएक्शन में मैंने बोला आपको कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर कहाँ पे है? नीचे है। और आयरन कहाँ पे है? आयरन तो ऊपर है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो कैसे करेगा? वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बट कॉपर तो नीचे है ना, ये डिस्प्लेस इसको नहीं कर सकता। तो ये इंफॉर्मेशन हमें रिएक्टिविटी सीरीज से मिलती है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में सीखेंगे उसका नेक्स्ट रिएक्शन। तो अभी हम सीखेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे से कैसे रिएक्ट होते हैं और क्यों रिएक्ट होते हैं, ये यहाँ पे सीखेंगे। तो noble gases which have completely filled valency shell show little chemical activity। वो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो भी नोबेल गैसेस है, नोबेल गैसेस मतलब कौन से है? यहाँ पे मैंने लिखा है हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, और भी थोड़े बहुत सारे नोबेल है गैसेस है, वैसे कि क्रिप्टॉन है, फिर जेनॉन है, फिर रेडॉन है। ये सभी जो है ये नोबेल एलिमेंट्स है, नोबेल गैसेस है। कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये सभी 18th ग्रुप में मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ये जो नोबेल गैसेस है, इनका अगर आप वैलेंसी शेल देखोगे, वैलेंसी शेल मतलब क्या है? वैलेंसी शेल मतलब लास्ट शेल, लास्ट शेल।
तो ये जो वैलेंसी शेल है नोबेल गैसेस का, वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो फुल है। इसीलिए वो किसी के भी साथ केमिकल एक्टिविटी नहीं दिखाते, किसी के भी साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते, वो बहुत लेस रिएक्टिव है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज टू अटेन फिल्ड वैलेंसी शेल। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस भी एलिमेंट का वैलेंसी शेल फुल रहता है वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। मतलब जो भी एलिमेंट रिएक्शन दिखाते हैं वो क्यों दिखा रहे हैं, वो वैलेंसी शेल को कंप्लीट रखने के लिए ही दिखा रहे हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने बोला आपको, वैलेंसी शेल लेस रिएक्टिव है, वैलेंसी शेल आर लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है, सॉरी, नोबेल गैसेस आर लेस रिएक्टिव। नोबेल गैसेस क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उसका जो वैलेंसी शेल है वो कैसे है, फुल है। तो जिस भी एलिमेंट का रिएक्शन आपको दिख रहा है वो क्यों रिएक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको उनका भी वैलेंसी शेल फुल करना है, उनको भी फुल्ड फिल्ड वैलेंसी शेल को अटेन करना है। तो इसको हम स्टडी करेंगे थोड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। मेटल्स का लिखेंगे, नॉन मेटल्स का लिखेंगे और नोबल एलिमेंट्स का भी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रही हूँ नोबल गैसेस का। तो पहले हम देखेंगे हीलियम। हीलियम का सिंबल है He। इसका एटॉमिक नंबर है 2। एटॉमिक नंबर 2 मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अभी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो शेल्स मतलब क्या है, हमारे पास के, एल, एम, एन, ये सभी शेल्स है। तो आपको पता है न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये हमारा सेकेंड शेल है, ये हमारा थर्ड शेल है और ये हमारा फोर्थ शेल है। तो यहाँ पे हमने इसको के बोला था, हमने इसको एल बोला, इसको एम लिखा और इसको एन। तो यही तो शेल है। तो ये सभी शेल में न्यूक्लियस को अगर हम अरेंज करते गए तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड करना है वो भी हमने पढ़ा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के का नंबर है फर्स्ट शेल, एल हमारा दूसरा शेल है, एम हमारा तीसरा शेल है और एन हमारा चौथा शेल है। तो के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, इसका फॉर्मूला है हमें पता, 2n²। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ द शेल। तो के का कितना नंबर है, 1। तो मैं अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आंसर आएगा, 2। मतलब के में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ओनली 2। वैसे अगर यल में आप देखोगे तो 2 और नंबर है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका हमें आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। मतलब हम मैक्सिमम 8 ऐड कर सकते हैं। वैसे यम में अगर आप देखोगे तो उसका आ जाएगा आंसर 18 और यन में देखोगे तो उसका आ जाएगा आंसर 32। मतलब के शेल में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यल में हम मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18 एंड एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर सकते हैं। ये मेन शेल्स है, के, एल, एम, एन, ये मेन शेल्स है। इसको सब शेल में भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि के पे सब शेल है यस, यल में सब शेल है यस एंड पी, एम में सब शेल है यस, पी एंड डी, एन में सब शेल है यस, पी, डी एंड एफ। तो ये इनके सबशेल्स है। इसके बारे में डिटेल सब कुछ हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। तो अब इसी को लेके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन के में ऐड किए, तो यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका वैलेंसी शेल कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी वैलेंसी शेल ऐसे अगर लिखती हूँ, तो यहाँ का हीलियम का वैलेंसी शेल क्या है, के ही है, क्योंकि के फर्स्ट और लास्ट है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, के में 2 ऐड किया है, बचे कितने 8, तो बचे हुए 8 मैंने ऐड किया यल में, तो यही लास्ट शेल है हमारा। तो मैं यहाँ पे लास्ट शेल हमारा यल लिखती हूँ। आर्गॉन अगर देखोगे 18 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 18 है एटॉमिक नंबर, तो पहले मैं 2 ऐड करती हूँ, फिर 8 ऐड करती हूँ, फिर लास्ट 8 ऐड करती हूँ। तो ये लास्ट शेल कौन सा है मेरा, यम। तो अगर ये आप तीनों शेल देखोगे तो यहाँ पे के शेल इज द फर्स्ट एंड लास्ट। के की कैपेसिटी कितनी है, के की कैपेसिटी 2 है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, सो इट इज फुल। नियॉन में अगर देखोगे लास्ट शेल यहाँ पे यल है और यल में 8 है, 8 है मतलब वो भी फुल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट
रूल को अटेन किया है, इट हैज अटेन्ड ऑक्टेट रूल। तो जब भी कोई शेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको बोलते हैं कि उसको ऑक्टेट रूल अटेन किया है, तो ये भी फुल है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये भी फुल है। तो सभी वैलेंसी शेल फुल है। यहाँ पे पहले में 8 है और यहाँ पे तो कैपेसिटी 2 है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहता है, तो ये भी फुल है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि ना ही उनको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना ही लेने की जरूरत है। उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन फुल है, सो इट इज स्टेबल। बट जब हम मेटल्स को आते हैं तो अगर हमने देखा तो सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 11 है। तो पहले शेल में मैंने 2 डाला, दूसरे में 8 डाला, तो यम में बचे कितने, 1। तो इसका वैलेंसी शेल कौन सा है, यम है। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। व्हाट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स देन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंसी शेल, तो यहाँ पे 1 है। तो इसका लास्ट शेल फुल है क्या, फुल तो नहीं है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो ये क्या करेगा, ये अगर ये जो बचा है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिया तो लास्ट शेल हो जाएगा यल शेल, और यल में तो ऑलरेडी 8 है, तो ये हो जाएगा स्टेबल। मतलब सोडियम क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए, लास्ट शेल कंप्लीटली फुल करने के लिए, जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसको वो किसी को तो देगा। सो अगर वैसे ही मैग्नीशियम आप देखोगे तो इसका 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2 8 2। अभी यहाँ पे भी देखो तो इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 2 है। इसको अगर 8 करना है तो कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक 6 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर अगर इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को तो दे दिया तो उसका लास्ट शेल हो जाएगा यल, और यल तो ऑलरेडी फुल है, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। सो मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू समबडी। वैसे ही एल्यूमिनियम का है 13, तो ये भी है 2 8 3, तो ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देगा। वैसे ही पोटेशियम अगर देखोगे 19, तो 2 8 8 1, तो लास्ट शेल में कितने हैं, 1। तो 1 अगर है तो सोडियम आप देख सकते हो वो भी दे रहा है, तो ये भी किसी को देगा। वैसे ही कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये भी किसी को देगा। तो मेटल्स अगर आप देखोगे तो वो कंप्लीटली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये हो गया मेटल्स के बारे में। अभी हम देखेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल में हमने बहुत सारे लिए यहाँ पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले नाइट्रोजन को देखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो इसको अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया तो पहले 2, बाद में बचे कितने, 5। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। हमें तो 8 बनाना है ऑक्टेट रूल के लिए, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा। इट विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन इट टेक्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, ये गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बट नेगेटिव कितना, नेगेटिव -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। वैसे ही अगर हमने ऑक्सीजन को देखा तो एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड 6। तो 6 है, मतलब 8 होने के लिए कितनी चाहिए, और 2 चाहिए। तो ये किसी से तो इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने लेगा, 2। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा O के ऊपर -2। माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। एंड 2 क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए -2। तो वैसे ही फ्लोरीन अगर देखा तो 2 एंड 7 है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा F-1। वैसे ही फास्फोरस भी 2 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, सल्फर भी लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इनके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और नॉन मेटल्स ना लूज करते ना गेन, क्योंकि इनके पास तो इनका वैलेंस शेल ऑलरेडी फुल है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी मेटल और कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको उनका वैलेंस शेल
फुल करना है, उनको स्टेबिलिटी को अटेन करना है, इसीलिए कोई भी मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं। टू अटेन द स्टेबिलिटी एलिमेंट्स विल लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आई होगी, मेटल्स लूज कर रहे हैं एंड नॉन मेटल्स गेन कर रहे हैं। मतलब जो मेटल लूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स गेन करते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग तैयार होती है, एंड दैट ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। आई होप आपको ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी शेल समझ में आया है। तो इसके बेसिस पे ही हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं विथ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। तो इस सोडियम क्लोराइड में अगर आप देखोगे सोडियम मेटल है एंड जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, तो इनके बीच में रिएक्शन होके ही सोडियम क्लोराइड तैयार हुआ है। तो वो कैसे हुआ है हम देखेंगे। सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। If it loses the electron from the M shell, then its L shell now becomes outermost shell and that has stable octet. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने लिया है सोडियम Na, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है? 2, 8 एंड 1। ये सोडियम की है। तो ये जो है के, एल एंड एम है। तो यम का जो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, तो यल लास्ट शेल हो जाएगा और वो फुल है, ऑक्टेट है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? हम ऐसे दिखा सकते हैं, सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे +1 और 1 इलेक्ट्रॉन आउट, बाहर। तो मैंने लिखा है प्लस, क्यों? क्योंकि वो लूज कर रहा है कितने? 1, इसीलिए यहाँ पे 1। तो अभी यानी ये +1 ये जो है ये सोडियम आयन है, या फिर इसको हम कैट आयन बोलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 10। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच गए क्योंकि एक तो चला गया। और कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये 2 और 8 बच गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया 10 और 2, 8 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये था सोडियम का। So the nucleus of this atom still has 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन्स तो 11 ही है, प्रोटॉन को हमने टच भी नहीं किया। बट जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन में से एक गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? सिर्फ 10 बचे। इसीलिए ज्यादा कौन सा चार्ज दिखाएगा? प्रोटॉन का। इसीलिए यानी के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आई होप आप लोगों को पता है प्रोटॉन्स जो रहते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रहता है वो नेगेटिव चार्ज। तो अभी देखो हमारे सोडियम में पहले तो 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। उस 11 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 10। कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए यानी पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो इसको हम कैट आयन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को कैट आयन बोलते हैं। नेक्स्ट अभी हम नॉन मेटल के पास आएंगे। नॉन मेटल कौन सा हमने यूज किया है? क्लोरीन। अभी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी वो भी हम करके देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, देखो। तो Cl, एटॉमिक नंबर कितना है Cl का? 17। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 7। 2, 8, 7। अभी आप देखो लास्ट शेल कौन सा है? ये के, एल, एम। लेकिन एम शेल में ऑक्टेट 8 कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक ही चाहिए। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो आई विल राइट 1 माइनस, प्लस मतलब ले रहा है, 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? Cl, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो -1। ऐसे इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए ना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं 18। So I will write here electrons 18 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 एंड 8। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल
and it requires one more electron to complete its octet. If sodium and chlorine react, the electron lost by sodium will be taken by chlorine. After gaining an electron, the chlorine atom gets unit negative charge because the nucleus has 17 proton and 18 electron. Therefore, chloride ion is shown as Cl minus. मतलब जैसे ही Cl minus के पास पहले कितने थे? 17 थे। प्रोटॉन तो 17 ही है, प्रोटॉन को हमने टच भी नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ा दिया। 17 थे, अभी 18 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया Cl माइनस 1। तो अभी देखो, अगर ये सोडियम माइनस ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है, वो इलेक्ट्रॉन अगर Cl माइनस ने, यहाँ पे Cl ने अगर ले लिया, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग तैयार हो जाएगी और तभी हमें मिलेगा NaCl, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर तैयार करते हैं NaCl। उसको भी हम देखेंगे कैसे मिलता है, तो वो हम यहाँ दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा Na सोडियम, इसके पास था सिर्फ एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो कि है ये, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Cl के साथ। तो Cl के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो 7 को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, तो ये था 1, ये था 2, ये था 3, 4, 5, 6 और ये यहाँ पे 7। तो यहाँ पे एक प्लेस एम्प्टी है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देता है और वही इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? Cl लेता है। तो अगर Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा, Na प्लस, क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na प्लस हो गया है। और एट द सेम टाइम Cl जो है, वो Cl ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो पहले इसके 7 इलेक्ट्रॉन हम अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे। और इसका ये किसका है राउंड वाला? ये Na का है, और ये हो गया कंबाइन। तो ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो ये दोनों में कंबाइन होके हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा NaCl। ये हो गया सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। तो जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो आयोनिक कंपाउंड देते हैं। सो सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग oppositely charged, sodium and chloride ions being oppositely charged, attract each other and held by strong electrostatic force of attraction and exist as sodium chloride। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसीलिए इन दोनों में अट्रैक्शन होके हमें मिलेगा NaCl। आई होप आप लोगों के फॉर्मेशन ऑफ NaCl समझ में आया है। अभी नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को लिया है। मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वो क्या करेगा? वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे ही उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यम में से, तो लास्ट शेल कौन सा हो जाएगा? यल शेल हो जाएगा, और वो ऑलरेडी फुल है। तो इसीलिए हम उसको कैसे दिखाते हैं? हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ Mg, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? हम उसको थोड़ा सा इस तरफ लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया Mg। तो इसका भी एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है Mg का? 12 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 8 2। तो आप देख सकते हैं कौन सा है लास्ट शेल? ये है, ये K है, ये L है, और ये कौन सा है? यम। तो यम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लास्ट शेल कौन सा हो जाएगा? यल, और यल तो ऑलरेडी फुल है। तो इसीलिए Mg क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन गए तो क्या हो जाएगा? Mg प्लस 2, प्लस मतलब लूज कर रहा है, 2 मतलब 2 लूज कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, 2e माइनस। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए। अभी देखिए Mg में से 2 गए, मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? सिर्फ 10 बच गए। और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 and 8, ये हो गया Mg का। वैसे ही अगर हमने Cl के लिए लिख दिया, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? आप, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कि +2 क्यों रुका है। क्योंकि प्रोटॉन तो 12 के 12 ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ज्यादा है ना, इसीलिए इसके ऊपर +2 आ गया। तो वी गॉट Mg +2। सेम वैसे ही हम Cl का, Cl तो आपको ऑलरेडी समझ में आया है,
तो वही मैं फिर से लिख रही हूँ। Cl का एटॉमिक नंबर कितना है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर Cl ने दे दिया तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो 1e माइनस, तो हमें मिलेगा Cl माइनस, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 18, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 एंड 8। तो ये है Cl का जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो Mg इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रहा है, 2 दे रहा है। एक Cl कितने ले रहा है, सिर्फ एक ही ले रहा है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 Cl को लेंगे, मतलब एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो दोनों इलेक्ट्रॉन 2 Cl लेते हैं, इसीलिए तो हमें मिलेगा MgCl2। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे Mg, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 डॉट डाले। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 2 डॉट डाले। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक Cl तो नहीं ले सकता ना, 2 Cl चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक Cl ऊपर लिखती हूँ और एक Cl नीचे लिखती हूँ। तो इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, वो 7 है। तो मैंने यहाँ पे 7 यहाँ पे मार्क कर दिया। और इसके Cl के कितने हैं, वो भी तो 7 है, क्योंकि दोनों Cl सेम ही है, तो इसके भी 7 है। तो ये हो गए इसके 7, यहाँ पे रख दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, ये एक Cl को देगा यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, वो ये Cl को देगा यहाँ पे। तो अभी हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं Mg के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। और Cl क्या हो जाएगा, Cl तो हमारे पास 2 है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स, पहले 7 थे, अभी उसके लेके 8 हो गए, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन कितने Cl है, 2 है ना, तो यहाँ पे 2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MgCl2। तो ये हो गया फॉर्मेशन MgCl2। तो वही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस है और Cl नेगेटिव है, अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट एज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार होता है। ऐसे आप कौन से भी एलिमेंट के साथ ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड लेके ट्राई करके देखिए, आपको इजी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और Cl का एटॉमिक नंबर तो 17 है, वो तो आपको पता है। तो 13 है, मतलब ये एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और वो कौन लेते हैं, 3 Cl लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपको और एक डायग्राम मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 अंडरस्टैंड हुआ है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।